नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसान आंदोलन ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका प्रभाव तो उस तरह से नहीं पड़ रहा है जैसा इसके आंदोलनकारियों ने, नेताओं ने सोचा था, बल्कि उनमें हताशा और निराशा भी धीरे धीरे घर कर रही है। इस आंदोलन को शुरू हुए पंजाब का भी हिस्सा मिला लें तो 13-14 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा है। दिल्ली की सीमा पर 5 जगहों पर किसान धरना देकर बैठे हुए हैं। किसान नेता, मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता, मैं मानता हूं कि कुछ बड़े धनाढ्य किसान और आढ़तिए, ये इनका आंदोलन है जिसको पीछे से तमाम तरह की शक्तियां जो है वो मदद कर रही हैं या साथ दे रही हैं या इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी कहना चाहें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आंदोलनकारियों को सड़क रोकने का अधिकार नहीं है, ये दूसरे आम लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन अदालत कुछ कर नहीं रही है। इतना समय हो गया, अभी फिर जो है 2 दिन पहले अदालत में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस पर तो कहा कि हमारे पास मत आइए, हाई कोर्ट के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज़ी में सुनवाई की, एक समिति बनाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई 3 कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, और अभूतपूर्व काम ये किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी कानून की कानूनी वैधता जांचे बिना उस पर रोक लगा दी। ये अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन वो भी कर दिया। उस कमेटी ने 19 अगस्त को अभी रिपोर्ट दे दी अपनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है। लोगों के मन में सवाल है कि मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। क्या सरकार कमज़ोर पड़ रही है, वो कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब एक एक करके देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि ये दरअसल हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। अदालत का तो बता दिया, उससे ज़्यादा बोलना अदालत के बारे में ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ना मुझे इससे ज़्यादा की जानकारी है। लेकिन सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, वो मैंने सवाल उठा दिए। देखिए, प्राचीन भारत में 6 तरह की नीतियां चलती थी, आज भी चलती हैं, उनका उस तरह से प्रचलन नहीं है, लेकिन व्यवहार में वो आज भी विद्यमान है। तो ये 6 नीतियां हैं। पहली है संधि, दूसरी है विग्रह, तीसरी है यान। संधि और विग्रह आप समझ रहे होंगे। संधि का मतलब समझौता कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए। विग्रह का मतलब है एक तरह की कोल्ड वॉर की लड़ाई जो है वो बड़ा स्वरूप न ले, लेकिन धीरे धीरे चलती रहे। यान मतलब यलगार हमला। चौथा आसन, कि चुपचाप बैठ जाइए। 5वां संशय, शक पैदा कर दीजिए। और छठा द्वैधी भाव, यानी डुप्लिसिटी, और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दोगलापन या दोहरापन। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय किसान आंदोलन को लेकर आसन नीति का पालन कर रहे हैं कि चुप होकर बैठ जाओ और तमाशा देखो। इस नीति को, उनकी इस नीति को वर्तमान परिस्थितियों में श्रेष्ठ नीति मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? उसके नतीजे दिखने लगे। ये संयुक्त किसान यूनियन के नेताओं में अब हताशा और निराशा दिखाई देने लगी। और अक्सर ऐसा होता है कि इस हताशा और निराशा में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो केंद्र सरकार और ये आंदोलनकारियों में, आंदोलन जीवियों में, जिसको प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहते हैं, इनके बीच एक लुका छिपी का खेल चल रहा है कि पहला कदम कौन उठाता है, पहली गलती कौन करता है। आंदोलन जीवी गलती पर गलती करते जा रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती उनकी थी जो कुछ 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, और उसको करने का मकसद था। ऐसा नहीं है कि वो अचानक अनायास हो गया। इस पूरे आंदोलन का मकसद ये है, सड़कें रोकने का मकसद, 26 जनवरी को जो उत्पात हुआ उसका मकसद, कि सरकार किसी तरह से गोली चलवाए। गोली चलवाए तो विक्टिम कार्ड खेले। किसानों को मारने वाली है, किसानों की हत्यारी सरकार है। बात इतने तक होती तो शायद ये हो गया होता।
इससे आगे की बात है, वो बाद में बताता हूँ प्रधानमंत्री क्यों ऐसा नहीं होने दे रहे हैं या क्यों ऐसा होने से रोक रहे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जरा इस आंदोलन के स्वरूप की बात कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से 3 या बल्कि कहें 2.25 राज्यों का आंदोलन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन 3 जगहों का आंदोलन है। इसमें सबसे ज़्यादा शिरकत है पंजाब के लोगों की, फिर हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस आंदोलन को पंजाब हरियाणा के धनी किसान, आढ़तिया, एनजीओ, वाम दलों के संगठन, खालिस्तान समर्थक तत्व, पाक समर्थक एनजीओ, ये चला रहे हैं। इसको सस्टेन करने में इनकी भूमिका है और इनका मकसद राजनीतिक है। इनका कृषि कानूनों से, कृषि से, खेती से, किसान से कोई मतलब नहीं है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है जो कभी सीएए के विरोध में सामने आता है, कभी एनआरसी के विरोध में सामने आता है, कभी एससी एसटी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके विरोध में आता है। तो ये रूप बदल बदल कर आता है, लेकिन इसके किरदार वही है। सामने अलग अलग चेहरे लाए जाते हैं, लेकिन पीछे जो है इन कठपुतलियों को चलाने वाले हाथ वो वही हैं। तो पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के धनाढ्य किसान और आढ़तियत इसमें शामिल हैं, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे। उनको वास्तव में इन 3 कृषि कानूनों से कोई समस्या नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे, ये बात उनको भी पता है। वो दरअसल डरे हुए हैं इस बात से कि इन 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव आएगा, जो तकनीकी बदलाव आएगा, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में बदलाव आएगा और किसानों की आमदनी बढ़ने का जो रास्ता खुलेगा। जब मैं किसानों की आमदनी की बात कर रहा हूँ तो छोटे किसानों की, छोटे और मझोले किसानों की बात कर रहा हूँ। उनको जब नई तकनीकें मालूम होंगी, मार्केटिंग के नए एवेन्यू खुलेंगे, तो उनकी खेती जो अभी किसी तरह से सरवाइव करने में मुश्किल होती है वो लाभकारी हो जाएगी। फिर एक अभियान चलेगा, वो गेहूं धान पैदा करने वालों के खिलाफ चलेगा। देखिए, पंजाब की धरती पानी की कमी वाली धरती है। यहाँ वो फसलें उगाई जानी चाहिए जिनमें कम से कम पानी की ज़रूरत हो क्या रहा है? ठीक उल्टा हो रहा है। धान जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए वो पैदा हो रहा है, गेहूं जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो पैदा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बड़े किसानों को ये सूट करता है। उनके अर्थतंत्र, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके प्रभुत्व को कायम रखता है। एमएसपी तय है, उस पर एमएसपी का फ़ायदा इन्हीं बड़े किसानों को मिलता है, छोटे मझोले किसानों को नहीं मिलता। एमएसपी तय है, बिजली मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, खाद सब्सिडी पर मिलती है, बेचने की कोई समस्या नहीं है, खरीदार तय है, पैसा आसानी से आ जाएगा, सब कुछ तय है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ये लोग ये नहीं सोचते कि इससे पंजाब को क्या नुकसान हो रहा है, वो पंजाब के साथ क्या काम कर रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण कैंसर और दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं। पंजाब के मालवा से एक ट्रेन चलती है राजस्थान के लिए, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया है। कैंसर के मामले बहुत तेजी से पंजाब में बढ़ रहे हैं और उससे तेजी से पंजाब की ज़मीन रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रही है। ये गेहूं और धान की खेती और उसके लिए जो ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है, जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जा रहा है वैसे वैसे और डीप बोर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और ये ट्यूबवेल जो है जो पैसे वाले हैं वही लगा सकते हैं। तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पराली जलाकर और पर्यावरण का नुकसान करते हैं, प्रदेश को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों की सेहत को नुकसान हो रहा है, पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और ये सब किस लिए हो रहा है? कुछ लोगों के फायदे के लिए, कुछ लोगों की आमदनी, बड़ी आमदनी बनी रहे सिर्फ इसके लिए। तो ये खेल, ये सब कुछ पंजाब के छोटे मझोले किसानों को भी समझ में आएगा, जो देश के बाकी किसानों को समझ में आ रहा है।
ये समर्थन जो नहीं मिल रहा है इनको, उसका कारण यही है। पंजाब का जो छोटा मझोला किसान है वो इनका एक तरह से बंधुआ है, उसकी मजबूरी है, उस वजह से वो चुप है अभी। अब दूसरा राज्य लीजिए हरियाणा। हरियाणा में भी इस आंदोलन में जो शामिल हैं वही पंजाब वाला हाल है, बड़े किसान और आढ़तिये। लेकिन यहाँ मामला किसान का नहीं है, एमएसपी का नहीं है, कृषि कानून का नहीं है और पंजाब जैसा भी नहीं है। यहाँ ज़्यादा मामला है राजनीतिक, शुद्ध राजनीति। यहाँ नाराज़गी जाटों की है। उनको लग रहा है कि बीजेपी ने उनकी सत्ता छीन ली, उनका जो सत्ता का वैभव था वो चला गया। 2014-2019 दो विधानसभा चुनाव हुए, दोनों में उनके वोट के बिना सरकार बन गई। तो उनका जो ये राजनीतिक प्रभुत्व कम हुआ है उसको वो हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए आरक्षण का आंदोलन हुआ, इतना हिंसक आंदोलन हुआ, इतने लोग मारे गए, आगजनी, लूट, हिंसा सब कुछ हुआ। उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आ गई। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, कैसे इसको फिर से हासिल करें। बीजेपी ने भी तय कर लिया कि इनके वोट के बिना हमको चुनाव जीतना है और जीत गई। पहली बार पूर्ण बहुमत आया, दूसरी बार 5-6 सीटें कम आई, तो गठबंधन करके सरकार बना ली। तो उनकी समस्या जो है, उनकी शिकायत ये है कि इस पार्टी ने हमारे वोट को अप्रासंगिक बना दिया है। हम वोट न दें तब भी सरकार बन सकती है, ये गुरूर तोड़ दिया है हमारा। इसलिए आपको जो है हरियाणा में ज़्यादा हिंसा नज़र आ रही है। इसीलिए भागकर राकेश टिकैत करनाल पहुँचे हैं। इस बात को, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, किस तरह से आंदोलन चलाया बढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस आंदोलन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए कायदे से। शुरू में शामिल भी नहीं हुए लोग इसी वजह से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट माना जाता है। यहाँ के किसान गन्ना उत्पादक हैं। वो गेहूँ धान की उस तरह की खेती नहीं करते जैसा पंजाब और हरियाणा में होता है। तो गन्ने का मूल्य सरकार तय करती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है चीनी मिलों से, उनका गन्ना चीनी मिलें खरीदती हैं। यहाँ समस्या सिर्फ ये है कि वो जो चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं उसका पैसा मिलने में देर होती है। बाकी एमएसपी, मंडी, इस सब से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन राकेश टिकैत की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, रह रहकर जोर मारती थी, उसको लगा कि ये मौका है, इस आंदोलन में घुस जाओ और इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो घुस तो गए और लगने लगा कि राजनीतिक लाभ मिल रहा है, लेकिन अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर गए थे। मुजफ्फरनगर वालों ने जो जवाब दिया है उससे मुझे लगता है उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। लोगों ने बता दिया, जो मैंने अभी एक दिन पहले बात कही, कि राकेश टिकैत भले ही मुजफ्फरनगर के हैं लेकिन मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत का नहीं है। जाटों में जैसी उनको उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी, नहीं मिली। और जो शुरू में उनको सफलता मिली, खास तौर से 28 जनवरी की जो बात है, वो कृषि कानूनों के विरोध के कारण नहीं मिली। वो मिली जाट बिरादरी की प्रतिष्ठा के नाम पर। उस नाम पर समर्थन मिला, जिससे उनको गलतफहमी हो गई कि ये उनका राजनीतिक आधार बन गया, ये उनका समर्थन है। वो है नहीं ऐसा। तो जिस तरह से ये नेता दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, उससे एक संदेश खुद ही दे रहे हैं कि ये निहायत निठल्ले लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनके घर वाले भी खुश हैं कि घर से बाहर ही रहें तो ठीक है, वरना मुझे बताइए दुनिया का कौन सा किसान होगा या किसी व्यवसाय का आदमी जो 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने कभी रेल की पटरी पर, कभी सड़क पर, कभी हाईवे पर बैठकर जाम लगाए। कहाँ फुर्सत है किसान के पास? जो किसान दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल में रहता है, वो यहाँ बैठने तो आएगा नहीं। ये बात 3 कृषि कानूनों से जो फ़ायदा होने वाला है, वो अधिकतम फ़ायदा छोटे और मझोले किसानों को होने वाला है। बड़े किसानों को तभी होगा जब वो अपनी खेती का तौर तरीका बदलेंगे। अगर गेहूं, धान और गन्ने की खेती करते रहेंगे तो उन कृषि कानूनों का उनको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये बात देश के
छोटे और मझोले किसान समझ रहे हैं, इसीलिए इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई राज्य हैं, लेकिन कम से कम ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां किसान संगठन बहुत संगठित और बहुत ताकतवर है। इन 3 राज्यों में आपको कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन में वो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। इनकी यूनियन के 2, 4, 10, 50 जो सदस्य हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान संगठन के रूप में उन राज्यों से कोई नहीं आ रहा है। तो अब धीरे धीरे इनके अंदर हताशा बढ़ रही। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी कृषि मंत्री और के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधियों से। सरकार ने कहा कि ये अंतिम प्रस्ताव है हमारा, इस पर बात होगी, इसमें जो आपको मान्य हो बताइए, मान लेंगे, जो नहीं हो बताइए, उसी पर बात होगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भूल जाइए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता क्या है आगे का। बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? और बैठे रहते समर्थन बढ़ता रहता तब भी कोई बात थी। समर्थन घट रहा है धीरे धीरे। जो लोग थे शुरू में, आप याद कीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो लोग थे उनके 1/4 भी नहीं रह गए। ये जो लड़ाई, प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे थे विपक्षी दलों की, जिनकी अपनी विश्वसनीयता ज़मीन पर पहुंच रही है, उनको भी कोई फ़ायदा ये नहीं पहुंचा पाए। तो उनके भी ज़्यादा काम के नहीं रह गए, सिवाय इसके कि रोज़ इनको दिखाकर सरकार को गाली देते रहे और सरकार को किसान विरोधी बताते रहे। इसके अलावा और कुछ इनकी उपयोगिता बची नहीं। तो आप देखिए कि 5 सितंबर का ऐलान क्या है कि भाजपा को हराओ, मोदी और जो है योगी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ, ये बाहरी हैं, मतलब ये अंदरूनी है और बाकी बाहरी हो गए। भारत का नागरिक अपने ही देश में बाहरी हो गया, और जो बाहरी आते हैं वो उनके लिए मेहमान हैं, वो सिर माथे पर बिठाएंगे उनको। तो सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में चुनाव होने जा रहा है, तो ये संयुक्त किसान यूनियन के लोग करनाल में क्या कर रहे हैं? या तो देखिए कृषि कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, या तो दिल्ली में बैठेंगे, और अगर आपको राजनीतिक विरोध करना है, उसका फ़ायदा उठाना है, चुनाव में नुकसान पहुंचाना बीजेपी को, तो आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप जाइए उत्तराखंड में, आप जाइए गोवा में, मणिपुर में, और कांग्रेस के खिलाफ जो कि आपको करना नहीं है पंजाब में जाते हैं, जहाँ से शुरू हुआ है ये आंदोलन। लेकिन अब जो है डेरा डाल रहे हैं करनाल में। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये आंदोलन अब पीछे हटने का रास्ता खोज रहा है, भाग रहा है, रिट्रीट पर है। और मैंने शुरू में आपसे जो बात कही सिद्धांत की, आसन सिद्धांत की, प्रधानमंत्री इसको क्यों अपनाया है, इसका पालन क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को इसके पीछे का बड़ा खेल समझ में आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर लाठी चल गई, गोली चल गई, तो बात इतने तक नहीं रहेगी कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों पर गोली चलवा दी, लाठी चलवा दी। चूँकि पंजाब है, इसलिए इसको सीधे सीधे सिख अलगाववाद से जोड़ा जाएगा, खालिस्तान से जोड़ा जाएगा। कनाडा में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में तमाम संस्थाएं बैठी हुई हैं इसी दिन के इंतज़ार में कि एक बार गोली चले और हम फिर से खालिस्तान का मुद्दा उठाएं। देखिए ये सरकार सिखों के विरुद्ध है और सिखों के खिलाफ जो है अत्याचार कर रही है। फिर वो किसान भूल जाएगा, ये भी भूल जाएंगे किसान को। किसान आंदोलन की बात नहीं होगी, कृषि कानूनों की बात नहीं होगी, मुद्दा वो बन जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से समझ में आ रही है, इसीलिए आसन सिद्धांत का पालन कर रहे हैं कि करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसेंगे, गोली नहीं चलवाएंगे। और इनकी हताशा आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। आंदोलन 3 कृषि कानूनों को खत्म करने से शुरू हुआ था, जिसको काला कानून कहते हैं। करनाल में मांग कर रहे हैं कि एक अधिकारी को सस्पेंड कर दो, हमारा मुकदमा वापस ले लो, हमारे जो लोग घायल हुए हैं, जो संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो, और जो देश की संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? आंदोलनकारियों ने जो कुछ 26 जनवरी को किया, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने महीनों से सड़क यातायात बंद है, उससे जो हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है देश का,
उसकी भरपाई कौन करेगा? इन बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन बातों का इनके जो पैरोकार हैं, इनके जो आका हैं राजनीतिक दल, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। तो न उनकी विश्वसनीयता है, न इनकी विश्वसनीयता बची है। यही कारण है कि 10, 11, 12, 13, 14 महीने हो गए, लेकिन इनको देश के दूसरे हिस्सों से कोई समर्थन नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। ये बात सरकार अच्छी तरह से जानती है। उसको पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनका जो समर्थन भी घटता जाएगा। इनके प्रति जो सहानुभूति थी आंदोलन के प्रति किसानों के नाम पर, वो तो 26 जनवरी को ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए आप इस बात से उत्तेजित ना हो, इस बात से नाराज़ ना हो कि प्रधानमंत्री इनके खिलाफ या केंद्र सरकार इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए नहीं कर रही, उसको मालूम है कि करने का नतीजा क्या होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।